हेलो व्यूवर्स, जैसे जैसे जानकारियाँ बढ़ती हैं वैसे वैसे भ्रांतियाँ भी बढ़ती हैं। जैसे जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे तरह तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं पेशेंट एजुकेशन के पॉइंट से, जिससे आपको जानकारी हो, आप अवेयर हो, वैसे ही मिथ्स भी बनते हैं, क्योंकि मिथ्स कहाँ से पैदा होते हैं, किसके दिमाग से पैदा होते हैं, नहीं पता। तो आज हम लोग लैसिक यानी रिफ्रैक्टिव करेक्शन जो टेक्निक्स हैं, जो लेज़र टेक्निक्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली चश्मे को हटाने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिसमें कि हम आँख के अंदर लेंस इम्प्लांट करते हैं, जिसको हम लोग फेकिक IOL, ICL, IPCL कहते हैं। कुछ टेक्निक जिनमें हम आँख के अंदर के नेचुरल लेंस को क्लीन करते हैं, जिसको क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। और बाकी जो टेक्निक जिनमें हम लेज़र से कॉर्निया की कार्विंग करते हैं, जिसमें एक्जामर लेज़र का यूज़ होता है और साथ में फेम्टोसेकंड लेज़र का यूज़ होता है। फेम्टोसेकंड लेज़र से हम लेंटिक्यूल को कट करते हैं और उसको एक पॉकेट के थ्रू रिमूव करते हैं, या फ्लैप लिफ्ट करके लेंटिक्यूल कट करते हैं। लेसिक से हम फ्लैप को लिफ्ट करके या सरफेस पे कार्विंग करके डायरेक्ट एग्जामर लेज़र से हम लोग करेक्शन करते हैं। तो इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे लेसिक से रिलेटेड भ्रांतियों के बारे में। तो ये भ्रांतियाँ मैंने ज़्यादातर अपनी लाइफ में जो पेशेंट्स पूछते हैं उनसे, और साथ में जो आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनसे मैंने निकाली हैं। जो 4 इम्पॉर्टेंट जो मिथ्स हैं, जो सबके दिमाग में रहते हैं और ज़्यादातर लोग पूछते हैं, उनके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला, क्या लैसिक के बाद हमेशा के लिए ड्राइनेस हो जाती है? नंबर 2, फ्लैप, क्या नॉर्मल हम आँख में कोई भी काम करेंगे, रब करेंगे तो जो हम फ्लैप बनाते हैं वो हट जाता है? तीसरा, कॉर्निया में क्या निशान हमेशा के लिए विजिबल रहता है? और क्या मेरा जॉब अगर ऐसा है जहाँ पे मुझे 6x6 रन करा चाहिए और मैं अगर लेज़र का करेक्शन कराऊँ तो मैं निशान की वजह से मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा? दूसरा, क्या लेंटिक्यूल जिसमें कि हम एक पॉकेट के थ्रू सर्जरी करके लेंटिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या उसमें कोई निशान नहीं आता? तो आज इन 4 मेजर मिथ्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक एक करके लेते हैं। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनई हॉस्पिटल, लखनऊ से। तो पहली बात कि लैसिक के बाद ड्राइनेस हो जाती है, और ये फैक्ट है। जब भी हम कोई भी सर्जरी करेंगे, हम चाहे कैटरेक्ट सर्जरी करेंगे, चाहे हम रेटिना से रिलेटेड सर्जरी करेंगे, चाहे हम कॉर्निया पे सर्जरी करेंगे, तो हमारी ऑक्यूलर सरफेस डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे अगर आपका शरीर में कहीं पे भी कोई कट हो रहा है तो उसकी सराउंडिंग एरिया अफेक्ट हो जाते हैं, वैसे ही अगर हम आपकी आँख में कॉर्निया पे कोई भी काम करें, आँख के अंदर स्ट्रक्चर्स पे काम करेंगे, तो आई की एक सरफेस होती है जो डिस्टर्ब हो जाती है। जो आपको डिस्टर्ब होगी तो आपको इरिटेशन, चुभन होने लगेगी, डिस्कम्फर्ट रहेगा। तो उसको बेसिकली हम लोग ब्रॉड टर्म में ऑक्यूलर सरफेस प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसको लेमेंस में ड्राई आइज़ कहा जाता है। और लैसिक की वजह से कोई ड्राई आइज़ एज सच नहीं होती, लेकिन ऑक्यूलर सरफेस डिस्टर्ब होती है, जो कुछ मंथ्स के अंदर जब कॉर्निया धीमे धीमे अपना सेंसेशन वापस लेता है तो वो धीमे धीमे क्लियर हो जाती है। जब भी कोई हम सर्जरी करेंगे तो आँख के ऊपर लेज़र चलेगा, आपके नर्व्स एंडिंग्स चेंज हो जाएंगे, वो कट होंगी या बर्न हो जाएंगी, फिर वो धीमे धीमे रिकवर होंगी। तो सेंसेशन को लॉस होने में कुछ हफ्तों का टाइम लगेगा। नॉर्मली ऑन एन एवरेज हम लोग कहते हैं पेशेंट 2 से 3 महीने के अंदर कॉर्निया की जो सेंसेशंस हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं और आदमी पहले की तरह नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। कुछ लुब्रिकेंट्स इसीलिए हम लोग देते हैं सर्जरी के बाद, क्योंकि आपकी सरफेस ऑक्यूलर सरफेस डिस्टर्ब होगी, थोड़ा इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट रहेगा, सेंसेशंस कम है इसलिए ब्लिंकिंग कम हो जाएगी। उसकी वजह से आपकी आँख को थोड़ा एक्स्ट्रा वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम लुब्रिकेंट देते हैं जो 2 से 3 महीने चलता है। ग्रेजुअली इसको विड्रॉ कर लिया जाता है। लेकिन आप बहुत लोग ऐसे होते हैं जो साल 2 साल बाद आके फिर कहते हैं कि मैंने लैसिक कराया था, मुझे ड्राइनेस हो रही है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लैसिक से उसको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इफ़ेक्ट 2 से 3 महीने में रिकवर हो गया। आज जो आपकी सरफेस पे प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह है आपकी लाइफस्टाइल, आपका स्क्रीन का यूज़ ज़्यादा होना, आपकी लेट आपको सोना, लेट से सो के उठना, जिससे आपकी सर्फेसेस रिकवर ना हो पाएँ, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रहना। अगर आप गर्म जगह में हैं तो आप एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रहते हैं ज़्यादा, जिससे कि सरफेस आपकी एयर कंडीशन रूम जो होता है उसके अंदर ह्यूमिडिटी नहीं होती, वो मॉइस्चर लेस हो जाता है, तो आपकी सर्फेसेस ड्राई होने लगती हैं। रात में आप सोते हैं एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में तो आपकी लिप्स, आपकी नोज़, आपकी आइज़ ड्राई हो जाती हैं। तो बहुत सारे आपके एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में डिफिशेंसीज, वाटर इनटेक का कम होना,
ओमेगा फैटी एसिड्स, कुछ और न्यूट्रिएंट्स का कम होना, जिससे आपकी सरफेस वीक होती है और ड्राई होने लगती है। तो उनको सप्लीमेंट्स, उनकी वजह से आपको ड्राई आइज हो सकती हैं। सबसे पहला जो मिथ कि आँख क्या सरफेस आपकी हमेशा के लिए ड्राई हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ दिनों तक इम्पैक्ट रहता है जो 100% रिवर्सेबल होता है। हाँ, एक चीज़ और कि अगर आपको ऑलरेडी ड्राई आइज़ है तो सर्जरी से पहले अगर वो ट्रीटेबल है तो ट्रीट की जाएगी, और अगर वो मॉडरेट ड्राई आइज़ हैं और वो पता है कि अब वो एग्जिस्ट करने वाली हैं तो उनमें आपका रिफ्रैक्टिव सर्जरीज नहीं परफॉर्म की जाती। यही तो क्राइटेरिया फिल्ट्रेशन के होते हैं। तो हम लोग ऑकुलर सरफेस एनालिसिस हमेशा सर्जरी से पहले करते हैं। अगर कोई भी पेशेंट है जिसमें कि थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ ड्राइनेस है और अगर लगता है कि ये ट्रीटेबल नहीं है और ये परसिस्ट करने वाली है, तो हम नॉर्मली रिफ्रैक्टिव सर्जरीज को मना करते हैं। अब दूसरे मिथ पे चलते हैं कि फ्लैप क्या नॉर्मल रबिंग से हट जाता है। सबसे पहले ये फ्लैप की बात, फ्लैप को मैं बार बार अपने पेशेंट से हमेशा कहता हूँ कि फ्लैप का मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी आँख के अंदर कोई बहुत कमी हो गई और अब आप कुछ भी करेंगे, आप रब कर लेंगे और अब वो फ्लैप सरक जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में हज़ारों सर्जरीज़ की हैं, शायद मेरे से 15-20,000 मैंने सर्जरीज़ करने के बाद मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी फ्लैप डिसलॉजमेंट नॉर्मल कोर्स में नहीं देखा। मैंने 2 बार ऐसा इंसिडेंसेस देखा है। एक बार बच्चे के पास में ब्लास्ट हो गया था, बैटरी ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से उसके फेस पे इंजरीज़ हो गई थी, उसकी दोनों आइज़ में इंजरीज़ हो गई थी, तो फ्लैप हम लोग को रिपोजिशन करना पड़ा था। दूसरी कंडीशन में जब आँख के ऊपर डायरेक्ट हिट हुआ बहुत सीवियर और उसकी वजह से आँख के अंदर तक इंटरनल हेमरेजेस हो गए और फ्लैप डिसलॉज हुआ और उसको हम लोग को रिपोजिट करना पड़ा, बस। अदरवाइज़ आपकी फ्लैप उतना ही नॉर्मल है कि आपकी एक हड्डी टूट गई, अब वो जुड़ गई है, लेकिन अगर वो फिर से उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो शायद वो वहीं से टूटेगी। अगर आपने 2 आयरन को वेल्ड किया है तो अगर आप उसको बेंड करेंगे और तोड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद वो दूसरी जगह से ना टूट के उसी जगह से टूटेगा जहाँ पे वेल्ड हुआ है। तो इसका मतलब अगर हमारे कॉर्निया में कोई फ्लैप क्रिएट हुआ है तो अगर एक्सट्रीम ट्रॉमा होता है उस कंडीशन में फ्लैप स्लिप हो सकता है, लेकिन नॉर्मल रबिंग से, नॉर्मल काम करने से, हैंडलिंग करने से फ्लैप डिसलॉज नहीं होते। तो ये भी एक मिथ है जिसको अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि फ्लैप रिलेटेड सर्जरीज कोई ख़राब नहीं होती, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा आज भी फ्लैप रिलेटेड सर्जरीज ही होती हैं। इवन अगर हम लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्निक पे भी जाएंगे जिसमें हम स्माइल प्रोसीजर्स या सिल्क प्रोसीजर या क्लियर प्रोसीजर्स करते हैं, उनमें भी हम एक फ्लैप को क्रिएट करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम उसको लिफ्ट नहीं करें और हम एक पॉकेट के थ्रू लेंटिक्यूल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। थर्ड विथ पे आते हैं कि कॉर्निया में निशान रह जाएगा। कॉर्निया में अगर आप सर्जरी कराएंगे तो कहीं पे भी कोई सर्जरी कराते हैं तो वो कुछ अपना स्पॉट्स छोड़ सकता है, निशान रह सकते हैं। नॉर्मली कोई भी जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो आपकी मेडिकल में विज़न टेस्ट होता है, और विज़न टेस्ट अगर आपका क्लियर है तो नॉर्मल कंडीशन में केवल आई की सरफेस को एग्जामिन किया जाता है, जिसमें कि आपकी आई में कोई टेरिजियम तो नहीं है, किसी तरह का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, आपके अलाइनमेंट्स ठीक हैं कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। बहुत डिटेल्ड एग्जामिनेशन नहीं किया जाता। और आज क्योंकि बच्चे बहुत बायोपिक्स हो रहे हैं और आजकल आर्मी, पुलिस, सब जगह दुनिया में हर जगह वो लीनियंसी है और ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि केवल सिंपल मायोपिया होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। यानी कोई भी आप रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स करा के किसी भी सर्जरी में किसी भी तरह से टेक्निक से करा के आप अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर स्कार है तो भी। तो हाँ, सब स्कार किस में ज़्यादा होगा? स्कार कोई भी फेमटो बेस्ड प्रोसीजर्स हैं उनमें ज़्यादा होगा। यानी अगर आपका फेमटो से फ्लैप लिफ्ट किया गया है, क्योंकि उसमें जो फ्लैप के बाद जो उसको डिपॉजिट किया जाता है तो उसमें स्कारिंग बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए वो विजिबल रहते हैं हमेशा। इवन लेंटिक्यूल, बहुत लोगों को लगता है कि लेंटिक्यूल में तो क्योंकि हमें कट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है और हम अंदर से लेंटिक्यूल निकाल देंगे और उसमें हमें स्कार नहीं आएगी। नहीं, ये भी गलत भ्रांति है, क्योंकि लेंटिक्यूल की भी मार्किंग आपको विजिबल होगी बाहर से, और जो आपका पॉकेट है वो भी विजिबल होगा, क्योंकि वो भी फेमटोसेकंड से क्रिएट हुआ है। नॉर्मली मार्किंग नहीं मिलती है अगर आप प्रॉपर वे में एपी प्रोसीजर्स कराते हैं, यानी एपी कॉन्टूरा या एपीलेसिक, जिसमें हम सरफेस पे एपिथेलियम को रिमूव करके जो सर्जरीज करते हैं उनमें स्कार नहीं होता। और लेकिन वो 2 से 3 महीने के 2 वीक्स से 3 वीक्स का रिकवरी पीरियड ज़रूर होता है उसमें। तो इसलिए जहाँ तक निशान की बात है उसके लिए परेशान ना हो, आपकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके साथ डॉक्टर के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। जो टेक्निक बेस्ट आपके लिए होगी वो डॉक्टर आपको खुद ही एडवाइस करेगा। तो इसलिए ये भी
दिमाग से मिथ निकाल दीजिए कि स्कार हो गया, अब तो हमेशा के लिए मेरी आंखों में निशान रह जाएंगे और वो बाहर से विजिबल नहीं होंगे, ये भी क्लियर होना चाहिए। नंबर 4 की लेंटिक्यूल बेस्ड जितनी भी टेक्निक्स हैं वो विजिबल नहीं होती, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। कोई भी फेम्टोसेकेंड से क्रिएट किए करने वाला कट आपके कॉर्निया में विजिबल होगा, क्योंकि फेम्टोसेकेंड के बाद जो हीलिंग प्रोसेस आती है वहाँ पे रिएक्शंस ज़्यादा होते हैं, यानी फाइब्रोसिस ज़्यादा होती है और वो विजिबल होते हैं। तो अगर हम फेम्टोसेकेंड से फ्लैप लिफ्ट कर रहे हैं वो भी विजिबल होगा, और फेम्टोसेकेंड से अगर हम कोई कट पॉकेट के फॉर्म में बना रहे हैं तो वो भी विजिबल होगा। इवन हम लेंटिक्यूल को अगर हम ध्यान से स्ट्रिट लैम्प पे देखेंगे तो लेंटिक्यूल कट वाला एरिया भी विजिबल होगा। तो इसलिए ये मिथ भी दिमाग में रखने ना रखिए कि अगर हम कोई भी प्रोसीजर जिसमें हमें फ्लैप लिफ्ट नहीं करना है वो हमारी कॉर्निया में विजिबल नहीं होंगे। उनके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान हो, इस बारे में मैं बात नहीं कर रहा। मैं केवल ये बात कर रहा हूँ भ्रांतियाँ कि जिसमें कि विजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी विजिबल होंगे। तो आई होप कि कुछ मिथ्स आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स हैं पूछिए, उन्हीं डाउट्स से मैं फिर से आगे के लिए जो भी कुछ मुझे लगेगा कि आपके लिए मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं पर्सनली आपको आंसर भी करूँगा और मैं वीडियो भी बनाऊँगा। मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, क्या आपको कोई इन्फॉर्मेशंस मिलती है, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत हिम्मत मिलती है। और अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने लायक है तो लोगों को शेयर भी करिए। और अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने बड़ों की केयर करिए, छोटों का ध्यान रखिए, अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखिए और प्रोफेशनल पे विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए। कोई भी दिमाग में डाउट्स हैं अपने डॉक्टर के पास जाके उससे डिस्कस कर सकते हैं। आपको कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर आप विश्वास के साथ जाएंगे तो विश्वास से ही आपको आंसर भी मिलेगा। बहुत बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।